So students, as we have discussed in our last class, the meaning and the difference between graph and diagrams, today we are going to focus on the importance of graphs and diagrams in the economics. Now, इसमें क्या पता चलेगा हमें कि ग्राफ्स और डायग्राम्स हम यूज कर रहे हैं. कल हमने आपको बताया कि क्यों हम यूज कर रहे हैं, पर अब आज हम समझेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस of graphs and diagrams in economics. So the first point goes is attractive and effective presentation. कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप डिस्क्रिप्टिव वे में चाहे कितना भी एक्सप्लेन करो, बट इट वुड बी इफेक्टिव फॉर द रीडर जब वो प्रेजेंट किया गया हो ग्राफिकल या पिक्चर फॉर्म में. सेकेंड आता है गुड विजुअल इम्पैक्ट्स. विजुअल इम्पैक्ट्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए और वो अच्छे इम्पैक्ट देता है जो ग्राफ और डायग्राम है. जैसे कि हम ग्राफ पहले 11th में पढ़ चुके हैं. पहले हम ग्राफ बनाते हैं, वी पुट ऑल द डिटेल्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड देन वी एनालाइज इट. तो ज़्यादातर देखने जाओ तो ग्राफ देख के ही हमें अंदाजा आ जाता है कि वो क्या डेपिक्ट कर रहा है. तो एनालिसिस वी प्रिफर टू रीड और एल्स समटाइम्स वी इग्नोर. तो ये क्या हो रहा है कि विजुअल इम्पैक्ट ही इतना अच्छा आता है उस डेटा का कि आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है. थर्ड इज इट मेक्स कंपैरिजन इजी. ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आपको दो डेटा दिए हुए होते हैं तो वो डेटा को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो आपके सामने तब. नेक्स्ट इज इट सेव्स टाइम्स, बट ऑब्वियसली जैसे कि ये मैंने आपको पॉइंट जॉट डाउन किए करके रखे हैं और आप पढ़ोगे आपके टेक्स्ट बुक में से, तो टेक्स्ट बुक विल कंज्यूम मोर टाइम बिकॉज यू विल बी रीडिंग वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन. बट एज आई हैव मेंशन हियर पॉइंट वाइज, तो ये क्या कर रहा है, आपका टाइम सेव कर रहा है. देन इन द सेम वे ग्राफ्स और डायग्राम्स जो है वो प्रेजेंट करेंगे डेटा को, तो वो आपका टाइम सेव करेगा समझने के लिए भी और रिप्रेजेंट करने के लिए भी. देन नेक्स्ट इज इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज. कुछ डेटा ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वो आप चाहे कितना भी पढ़ोगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार भी पढ़ोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा. बट जब वो पिक्चर फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, it will be easy for you to understand. Then comes easy and quick forecasting. What is forecasting? Here comes the word. Forecasting is always related with future. ये मैंने आपको 10 बार बोला गया है पहले भी. तो फ्यूचर के रिलेटेड आप जो फोरकास्ट करते हो, the assumptions what you made for your future, तो वो आप बहुत ही इजीली कर पाओगे. Why? Because ग्राफ्स और डायग्राम्स जो है वो आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स और फीडबैक देते हैं. Then comes it would be easy for you to remember. अच्छा, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हो और ये पॉइंट्स पढ़ रहे हो, वैसे ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सपोज ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे कुछ डेटा किया गया है और ये आपको ऐसे टाइम सीरीज ग्राफ मिला है, देन इट वुड बी इजी फॉर यू. कैसे इजी रहेगा कि ये जो है वो पहले इंक्रीजिंग फॉर्म में, फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में, इंक्रीजिंग फॉर्म में है, राइट. तो ये आपको अगर ग्राफ याद रह गया तो आप डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत ही इजीली लिख पाओगे. Then comes it would be easy for you to remember, जो अभी हमने रेफर किया. Difficult economics principles are easily understood through graphs and diagrams. कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ थ्योरीज जो है वो इकोनॉमिक्स की डिफिकल्ट होती है, आप थ्योरी वाइज उसको समझने जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा. तो उसके लिए ग्राफ्स और डायग्राम्स बहुत ही यूजफुल रहते हैं. इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स लिख के दिए हैं. जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें क्या हो रहा था, प्राइस की वजह से डिमांड और सप्लाई में कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहे थे जो हमने ग्राफिकल स्टडी किया था. नेक्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी, कि कितने अमाउंट में डिमांड में चेंज आता है कि प्राइस में चेंज आ रहा है तब. तो क्या ये सब हम डिस्क्रिप्टिव वे में समझने की कोशिश करते तो हमें समझ में नहीं आता, वो तो हमारे पास ग्राफ्स थे इसीलिए हम बहुत ही इजीली उसको समझ पाए. एंड देन वी हैव स्टडीड द ट्रेड साइकिल. इफ यू रिमेंबर, तो ट्रेड साइकिल हमने कुछ पढ़ा था, वो भी कुछ ऐसा बेल शेप्ड था ग्राफ कि जिसमें आपको रिसेशन, बूम, इन्फ्लेशन, हियर इज द बूम इफ यू रिमेंबर. तो ये क्या है, इरेगुलर, रेगुलर, साइक्लिकल चेंजेस है ट्रेड साइकिल की. तो जब मैं आपको बोलूंगी रिसेशन, बूम, तो आपको सब कुछ डिस्क्रिप्टिव याद रखना पड़ेगा. पर अगर आपके पास ग्राफ है उसमें आपको ये याद रह गया कि ये जो पोजीशन है वो बूम है जो पीक लेवल पे है. तो अगर आपको सिर्फ ग्राफ याद रह जाएगा तो क्या होगा, आप बहुत ही इजीली उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे. जैसे यहाँ पे था इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज, उसके साथ भी आप ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो
क्विक आप उस पर रिस्पॉन्सेज दे सकते हो, इजी टू रिमेम्बर भी आप इसको इसके साथ डाल सकते हो, इट सेव्स द टाइम, इट मेक्स द कंपैरिजन इजी. Now the next thing is, when we are drawing this diagram or graph, then what are the aspects that we are or we must consider. अगर ये सारा आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका ग्राफ और आपका डायग्राम जो आपको आउटपुट देना है वो आउटपुट नहीं देगा. तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है, राइट टाइप ऑफ डायग्राम. अच्छा, किस टाइप का डेटा आपके पास है, क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपका ऑडियंस कौन है, कस्टमर्स है कि कौन है, स्टूडेंट्स है. इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा कि कौन से टाइप का डायग्राम या कौन से टाइप का आप ग्राफ यूज करोगे. इसमें हम एग्जांपल्स आपको दें तो बार डायग्राम, पाई डायग्राम ये भी आप यूज कर सकते हो. और दूसरा है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मतलब जो कल मैंने आपको समझाया था हायरार्किकल चार्ट होता है कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे आते हैं प्रिंसिपल, देन कम्स द कोऑर्डिनेटर, देन कम्स हेड टीचर, देन कम्स टीचर्स, लाइक दिस. दैट इज द फ्लो चार्ट. एंड वेन डायग्राम, यू नो, हम पढ़ चुके हैं मैथ्स में कि ऐसे दो सर्कल्स होते हैं, ऐसे दो सर्कल्स होते हैं और ये जो इंटरसेक्ट करता है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये जो है वो डायग्राम है. व्हाट डज दिस शो, ये डायग्राम भी वही डिपिक्ट करता है कि ए और बी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. तो हम क्या कर रहे हैं, ये कंपैरिजन इजी कर रहे हैं. सो दिस पॉइंट इज क्लियर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लैरिटी. Clarity focuses on these three things. The first thing is neat and clean. जो आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. I know it's not clean but due to lack of this space I have utilized it. तो कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, कि रीडर जो है उसको पॉइंट वाइज सब कुछ पता चल जाए कि आप क्या डेपिक्ट करना चाहते हो, क्या शो करना चाहते हो. देन कम्स कलर्स एंड शेड्स. जो मैंने यहाँ पे आपको शेड करके या कलर करके दिखाया, व्हाट आई एम शोइंग दैट ये रिलेशनशिप है बिटवीन ए एंड बी, तो वो भी आपको शेड करना होगा. जैसे हम बार डायग्राम बनाते हैं तो बार डायग्राम भी ऐसे होता है ना कि अगर हम ये क्लस्टर्ड बार डायग्राम बनाएंगे, सो दिस इज शोइंग पर्सन एज इनकम, दिस इज शोइंग पर्सन बीज इनकम. तो ये आप अगर मेंशन नहीं करोगे शेड करके तो जो रिफर कर रहे हैं पर्सन उनको पता नहीं चलेगा. So what you can do, you can shade this and here you will be mentioning कि ये जो है वो income है person B की. So this is important. Then comes the components. Components मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे, अच्छा ये मैंने किया तो यहाँ पे आप लिखोगे this shows the income of person B. ऐसे करके आपको दिखाना होता है. These are the components. So this makes your diagram neat and clean and also very easy to understand. Then comes scales and measures. अच्छा, हम जब ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे वो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो उसका हम ध्यान में रखते हैं कि कितना हम स्केल ले रहे हैं. इधर लिखते हैं ना, स्केल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच यूनिट्स, और वो उसकी बात की जा रही है. एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए. ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने 5 लिया देन यू विल टेक 10 देन यू विल टेक 15. नो, इट वुड बी हैविंग द सेम एंड एप्रोप्रिएट साइज एंड एट एप्रोप्रिएट स्केल. Let's go to the next, that is representation of axis. ये जैसे मैंने आपको ये अभी बनाया मैंने, पर उसमें मैंने axis mention नहीं किए हैं. So this is the very important. You need to mention the axis. If you will not mention the axis, तो reader को पता नहीं चलेगा. और axis mention करने के बाद you need to represent here कि ये y axis क्या show कर रहा है, x axis क्या show कर रहा है. Now you know very well which is the independent variable and dependent variable. Let's go to the next, that is data, that is source and table. कहाँ से आपको डेटा मिला, डेटा कहाँ से मिला, वो क्या है, from where, source, from where you got the information. अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है तो वो क्या करेगी, ऑथेंटिक होगी, रिलायबल होगी, जिसपे आप भरोसा कर पाओगे कि नहीं ये सही है. और दूसरा है कि सोर्स के मुताबिक आप टेबल बनाओगे. जैसे आपने कुछ सोर्स लिया है कि लिटरेसी रेशियो कितना है, तो लिटरेसी रेशियो में आपको डेटा क्या मिलेगा, मेल का, फीमेल का, कोई पर्टिकुलर स्टेट का या तो फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री का. अकॉर्डिंग टू इट यू विल प्रिपेयर द टेबल, और टेबल बनने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से टाइप का डायग्राम या तो फिर ग्राफ यूज करोगे. ये सारा हो गया. देन एट लास्ट यू नीड टू एक्सप्लेन or give the method of calculation. Now the method of calculation means you need to mention the method that is used, statistical method. अच्छा, ये mention करके आप क्या दिखा रहे हो,
रीडर को पता चलेगा कि उनको कौन सी फॉर्मूला यूज करके और उनको डेटा जो है वो कैलकुलेट करना है. इज इट क्लियर टू यू?